हेलो फर्स्ट ईयर, मैं डॉक्टर अंजू बाला, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में पिछली क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, मुद्रा की मांग और पूर्ति की अवधारणा। इसमें हमने मुद्रा कितने प्रकार की होती है, किस तरह से पूरा डिटेल बताया था। उसके बाद हमने मुद्रा की मांग का प्रतिष्ठित सिद्धांत स्टार्ट किया था और उसमें इरविंग फिशर की मुद्रा परिमाण सिद्धांत के समीकरण की चर्चा की थी। और मुद्रा का परिमाण सिद्धांत यानी इरविंग फिशर के अनुसार mv प्लस m1v1 इजिकल टू pt। pt यानी मुद्रा की कुल मांग को व्यक्त करते हैं, जिसमें p मुद्रा का सामान्य कीमत और t टोटल सौदे को बताता है। फिर उसके बाद मैंने बताया था मुद्रा की पूर्ति और कीमत स्तर में संबंध। मुद्रा की मात्रा व कीमत स्तर में आनुपातिक व धनात्मक संबंध पाया जाता है। अब इसमें आगे हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, जैसा कि डायग्राम में बताया गया है। OX पे हमने मुद्रा की मात्रा ली है। OX पे हमने मुद्रा की मात्रा ली है। OY पर कीमत स्तर लिया है। ये 45 डिग्री लाइन है। जब मुद्रा की मात्रा OM2 होती है तो कीमत स्तर भी OP2 होता है। मुद्रा की मात्रा बढ़ाने पर OM2 से OM1 करने पर A बिंदु पर संतुलन होता है, तो कीमत स्तर भी OP2 से बढ़कर OP1 हो जाता है। उसके पश्चात मुद्रा की मात्रा OM1 से OM3 करते हैं तो B बिंदु पर संतुलन होता है, तो कीमत स्तर भी बढ़कर OP1 से OP3 हो जाता है। यानी इस डायग्राम से ये सिद्ध होता है, जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा बढ़ाते हैं उसी अनुपात में कीमत स्तर भी बढ़ जाता है। अर्थात मुद्रा की मात्रा व कीमत स्तर के बीच में आनुपातिक धनात्मक संबंध पाया जाता है। इसी प्रकार एक दूसरा डायग्राम है जिसमें हमने मुद्रा का मूल्य के बारे में बताया है कि मुद्रा का मूल्य यानी मुद्रा का मूल्य और मुद्रा की मात्रा में आनुपातिक और ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मुद्रा की मात्रा जिस अनुपात में बढ़ाते हैं, मुद्रा का मूल्य उसी अनुपात में घट जाता है, जैसा कि चित्र में बताया गया है। जो वक्र बनता है उसे हम आयताकार हाइपरबोला बोलते हैं। इस वक्र की ये विशेषता है कि सब बिंदु पर इस वक्र का जो क्षेत्रफल है वो समान पाया जाता है, जैसा कि इस डायग्राम में है। अब देखिए, OX पे हमने मुद्रा की मात्रा ली है, OY पर हमने मुद्रा का मूल्य लिया है। जब मुद्रा की मात्रा OM2 होती है तो C बिंदु पर संतुलन होता है और 1/2 मुद्रा का मूल्य होता है। जब उसके बाद मुद्रा की मात्रा फिर बढ़ाते हैं तो मुद्रा का मूल्य है वो उसी अनुपात में घट के A बिंदु पर संतुलन होता है। फिर मुद्रा की मात्रा को फिर बढ़ाते हैं तो उसी अनुपात में फिर मुद्रा का मूल्य घट जाता है, और जो ये वक्र बनता है इसे हम आयताकार हाइपरबोला कहते हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि वास्तविक नकद कोषों का मांग स्थिर बनी रहती है। यह इसलिए होता है कि मुद्रा मांग विनिमय का कार्य करती है। मुद्रा MD मांग वक्र मुद्रा का मांग वक्र है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर लोच की इकाई के बराबर होती है, क्योंकि ये एक आयताकार हाइपरबोला है। यह वक्र यह बताता है कि मुद्रा की पूर्ति के वृद्धि होने से मुद्रा के मूल्य में सानुपातिक कमी हो जाती है, अतः वास्तविक नकद कोषों की मांग स्थिर बनी रहती है।
रिचर्ड केंटिलॉन ने अपने लेख एसेज ऑन द नेचर ऑफ कॉमर्स इन जर्नल में बताया कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने से कुल मांग प्रभावित होती है। परिणाम स्वरूप सामान्य कीमत स्तर भी बढ़ जाता है, चूंकि जनता के पास उपस्थित नकद कोष उसकी इच्छित नकद कोषों के समान होते हैं। अतः उसकी मौद्रिक आय बढ़ने पर उसका मौद्रिक व्यय भी बढ़ जाता है। विनिमय समीकरण MV=PT वास्तव में सार्वभौमिक सत्य है। इसकी सत्यता को एक उदाहरण से भी हम समझ सकते हैं। दूसरा, मुद्रा की मांग का कैम्ब्रिज समीकरण या नव प्रतिष्ठित सिद्धांत। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने विनिमय समीकरण के मुद्रा मांग सिद्धांत के विकास को कैम्ब्रिज समीकरण से भी समझा जा सकता है, जैसे कि इसमें बताया गया है MV=PT। अगर हम V का भाग दें तो M=1/V PT, और यानी P का भाग दें तो फिर इधर तो M/P=1/V T, यानी K होगा 1/V। M=KPT। M/P=m, यानी वास्तविक नकद कोष, यानी m=KT। यानी एक नया समीकरण उभर कर आता है, उसे हम कैम्ब्रिज समीकरण कहते हैं। K जो कि संचलन वेग V का विलोम है। V से मतलब है संचलन वेग, और इसका तात्पर्य मुद्रा की एक इकाई एक वर्ष में कितने हाथों से गुजरती है। मुद्रा से आय का अनुपात है तो K=m/T। यहाँ K वह गुणांक है जो मौद्रिक या वास्तविक आय से उस अनुपात में व्यक्त होता है। अतः K के व्यवहार की बात करें तो उपयुक्त समीकरण का सिद्धांत बन जाता है, यानी MD=KT। K के व्यवहार के संबंध में हम ये मान लेते हैं यह स्थिर रहता है जिस प्रकार V स्थिर रहता है, यानी MD=KT। इसके अनुसार मुद्रा का इच्छित वास्तविक भंडार आय का एक स्थिर अनुपात होता है। यहाँ भी मुद्रा विनिमय माध्यम के कारण लेन देन उद्देश्य के लिए नकद रूप में रखी जाती है। वास्तविक आय का स्तर जितना अधिक होता है उतने ही अधिक सौदे तय करने होते दृष्टि से अधिक वास्तविक आय मुद्रा के नकद रूप में रखा जाता है। जैसा कि इस टेबल में बताया गया है, मौद्रिक आधार यानी PT या फिर माई 500 रखने पर अगर 50% कोष को संचित रखती है, K अगर 0.5 है तो ऐसी स्थिति में KT या KPT 250 होगा, 400 होने पर 200 होगा, 300 होने पर 150 होगा, 200 होने पर 100, 100 होने पर 50। डायग्राम में भी बताया गया है कि मुद्रा की मांग यानी KY जो कि OX पे ली गई है, OY पर मौद्रिक आय ली गई है। जब मौद्रिक आय यहाँ पर, और ये है आपकी मौद्रिक पूर्ति, और ये है मांग जो कि Y बिंदु पर संतुलन हो रहा है। और अगर Y1 पे बात करें तो यहाँ पर KY यानी मुद्रा की मांग कम है, मुद्रा की पूर्ति ज़्यादा है। अगर Y3 की बात करें तो जहाँ पर मुद्रा की मांग ज़्यादा है और पूर्ति कम है, लेकिन संतुलन E बिंदु पर स्थापित होता है। इस प्रकार अंत में क्रिया प्रतिक्रिया होते ही संतुलन स्थापित हो जाता है। तीसरा है कीन्स का तरलता पसंद की सिद्धांत। विश्वव्यापी मंदी के दौरान ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने अपनी बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 में
लिखी। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा का केवल एक ही कार्य बताया, विनिमय का माध्यम, संचय के कार्य की भी उपेक्षा की थी। लेकिन कीन्स के अनुसार मुद्रा केवल विनिमय का कार्य ही नहीं करती बल्कि संचय का कार्य भी करती है। यानी मुद्रा की लोगों की आय माह में एक बार प्राप्त होती है और उसका व्यय पूरे माह करना पड़ता है। अतः आय प्रवाह और व्यय प्रवाह में अंतर होता है। यानी कुछ मुद्रा उसे जनता को अपने पास नकद रूप में रखनी पड़ती है, उसको ही हम तरलता पसंदगी कहेंगे। तरलता पसंदगी कीन्स के अनुसार 3 कारण बताए हैं। पहला है व्यावसायिक उद्देश्य के लिए, दूसरा सतर्कता उद्देश्य के लिए, तीसरा सट्टा उद्देश्य के लिए। पहला व्यावसायिक उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग से मतलब दैनिक लेन देन के कार्यों के लिए मुद्रा को अपने पास नकद रूप में रखना पड़ता है जनता को। परिवारों को खाद्यान्न, कपड़े, शिक्षा, दूध, फल, सब्जी, पेट्रोल आदि का नियमित रूप से व्यय करना पड़ता है। फर्मों को कच्चे माल, मजदूरी, बिजली, पानी आदि व्यय करना पड़ता है। परिवारों व फर्मों की आय से जो रोजाना होती है, परंतु व्यवसाय के संचालन हेतु किसी न किसी प्रकार का व्यय प्रतिदिन करना पड़ता है। इसलिए परिवारों एवं फर्में कुल आय का कुछ प्रतिशत भाग नकद रूप में अपने पास रखती है। व्यावसायिक उद्देश्य की मुद्रा की मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। पहला है आय का स्तर। कीन्स के अनुसार उपभोक्ता की लेन देन के कार्य हेतु मुद्रा की मांग मुख्य रूप से आय पर निर्भर करती है। आय का स्तर अधिक होने पर अधिक मांग रखी जाएगी। ऐसे ही व्यावसायिक उद्देश्य के लिए अधिक मुद्रा की नकदी रखी जाएगी और आय के निम्न स्तर पर कम। आय के स्तर के अलावा लोगों की व्यय करने की आदत, आय प्रवाह और व्यय प्रवाह के बीच पाए जाने वाले अंतराल भी नकदी की मांग को प्रभावित करते हैं। यदि व्यय की आदतें आय प्राप्ति के समय के अंतराल को दिया हुआ मान लिया जाए तो आय के स्तर व लेन देन के उद्देश्य के लिए मुद्रा की आय में धनात्मक संबंध पाया जाता है। यानी LT है मुद्रा की मांग और L1 यानी Y। LT यानी लेन देन के उद्देश्य के लिए मुद्रा की नकदी मांग, Y यानी मौद्रिक आय। और यहाँ पर L1 है वो दोनों के बीच में फलनिक संबंध का सूचक है। लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग को विशिष्ट रूप से M1 = KY द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। क्योंकि K का मूल्य स्थिर होता है, K 0 से अधिक 1 से कम अर्थात के बीच में होता है। मुद्रा के लेन देन का फलन आय के संबंध में धनात्मक ढालू होता है, यानी जो चित्र में बताया गया है। आप चित्र में देखेंगे OX पे हमने मौद्रिक आय ली है, OY पर LT यानी लेन देन उद्देश्य की मांग ली है। आप देखेंगे कि M1 KY बीच की करें बात तो यहाँ पर 200 रुपये होने पर, ये 50% है, 200 रुपये होने पर मौद्रिक आय तो लेन देन उद्देश्य की मांग 100 रुपये होगी। 400 होने पर 200 होगी और 600 होने पर 300 होगी। यदि K का मूल्य 0.25 हो जाए तो लोग पहले की तुलना में अपने आय का 1/4 भाग अपने पास रखते हैं। यानी अगर K का मूल्य बढ़ जाए तो ज़्यादा रखते हैं, जैसा कि चित्र में बताया गया है। दूसरा है आय प्रवाह व व्यय प्रवाह के समय का अंतराल। व्यावसायिक उद्देश्य के लिए मांग इसलिए उत्पन्न होती है कि जब हम आय प्राप्त करते हैं और जिस तरह हम भुगतान करते हैं, ये दोनों क्रियाएं एक साथ नहीं घटित होती। यदि हमें दैनिक मजदूरी प्राप्त हुए
और प्रतिदिन व्यय करना पड़े तो लेन देन उद्देश्य की मांग में कुछ नकद रखने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन एक माह में एक बार आय प्राप्त होती है तो वह नियमित रूप से पूरा करना पड़े तो हमें मांग के आरंभ से ज़्यादा नकदी अपने पास रखती है। माह के अंत में कम मुद्रा की आवश्यकता होती है। यहाँ हमें सक्रिय शेषों या निष्क्रिय शेषों में अंतर जानना उचित है। एक्टिव बैलेंस से आता है मुद्रा के उन व्यावसायिक स्रोतों में प्रयोग की है जिनमें आय उत्पन्न होती है, जैसे मजदूरी का भुगतान, नई उत्पन्न वस्तु व सेवाओं का क्रय विक्रय। इसके विपरीत निष्क्रिय शेषों से तात्पर्य उन व्यावसायिक स्रोतों में प्रयोग से है जो व्यक्ति की संपत्ति पत्राधान की संरचना में परिवर्तन से आता है। उत्पादन में वृद्धि नहीं होती अथवा केवल स्वामित्व परिवर्तन होता है, जैसा कि पहले भी इस बारे में बता चुके हैं। जैसे आय की प्राप्ति होती है, भुगतान किए जाते हैं। किसी व्यक्ति या फर्म के द्वारा रखने वाली मुद्रा से आय और व्यय के अंतरों का परिवर्तन होगा। यदि हम ये मान के चले निश्चित रुपये व समय अंतराल या समान आय प्राप्त होती है एवं भुगतान ठीक आय के बराबर होता है तो आय का फैलाव आय की प्राप्ति के अंतरालों के अनुसार जैसा कि चित्र में बताया गया है। चित्र में देखिए आप OX पे हमने समय बताया गया है। समय में निष्क्रिय मुद्रा और सक्रिय मुद्रा। शुरू में अगर हम देखें 250 रुपये, एक पहला दूसरा तीसरा ये सप्ताह बताया गया है कि पहला सप्ते में 250 रुपये होती है, लेकिन धीरे धीरे जब सप्ताह अंत होता है तो वे 250 रुपये ख़त्म हो जाते हैं। दूसरे सप्ताह में फिर वही 250 रुपये और तीसरे यानी सप्ताह के अंत में वो रुपये कम होते जाते हैं। नगद शेषों के अधिकतम और न्यूनतम मात्राएं बताई जाती है। न्यूनतम मात्रा आय प्राप्ति अवधि के अंत में रहती है, अधिकतम मात्रा आय प्राप्ति के अवधि के प्रारंभ में। नकदी मुद्रा का औसत अधिकतम मुद्रा का आधार होता है, जैसा कि चित्र में 50 रुपये न्यूनतम और 250 रुपये अधिकतम सीमा है, परंतु न्यूनतम सीमा को निष्क्रिय शेषों से निकालने के बाद कुल 200 रुपये की अधिकतम राशि रखी जाती है। अतः औसत 100 रुपये होगा, जैसा कि चित्र में बताया गया है। नगद शेषों की मात्रा आय व्यय अंतराल पर भी निर्भर करती है। यदि आय प्राप्ति अंतराल कम हो जाता है, अर्थात आय माह में एक बार मिलने की जगह 2 बार मिलने लग जाए या 4 बार मिलने लग जाए, तो नगद शेष है वो कम रखने लग जाएगा, जैसा कि चित्र में बताया गया है। जैसा कि चित्र में है कि 2 बार आय मिलने पर यानी तो हमारा जो त्रिभुज है वो छोटा बनता है। जैसा कि यदि कोई व्यक्ति निश्चित समय अंतराल पर आय प्राप्त करता है तो उस अवधि के उसी तरह व्यय करता है, वह कुल व्यय के आधे के बराबर औसत रूप में नकद रूप में रखता है। यदि उसकी आय बढ़कर दुगनी हो जाती है तो व्यय का उतना ही अनुपात व्यय करता है और व्यय भी आय के अनुसार दुगना हो जाएगा। इसके विपरीत कीमत स्तर दुगना हो जाए तो वास्तविक आय व उपभोग स्थिर रहे तो औसत मुद्रा शेष भी दुगने रखने होंगे। इसके विपरीत नगद मुद्रा शेषों की मांग भुगतान प्रक्रिया से भी निर्धारित होती है। तीसरा है व्यावसायिक उद्देश्य व ब्याज की दर। कीन्स के अनुसार व्यावसायिक उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग ब्याज की दर के परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात मुद्रा की मांग पर ब्याज की दर का कोई शून्य प्रभाव पड़ता है। यदि कोई उपभोक्ता या फर्म विवेकशील तरीके से अपनी व्यय की योजना बनाए तो मुद्रा की सौदे मांग और ब्याज की दर में ऋणात्मक संबंध
हो सकता है। जैसा कि चित्र ए, ब और स में बताया गया है। माना कि एक व्यक्ति को 1000 रुपये मासिक होती है आय मिलती है, वह इस आय को 250 रुपये प्रति सप्ताह के हिसाब से निश्चित करता है। ऐसी स्थिति में उसके पास 750 रुपये तक एक सप्ताह के कुछ भी काम नहीं आएंगे। 500 रुपये 2 सप्ताह के लिए और 250 रुपये तीसरे सप्ताह में फालतू पड़े रहेंगे। यह व्यक्ति की इस फालतू नकदी का उपयुक्त समावधि वाले ब्याज आय प्रदान करने वाले जोखिम रहित प्रतिभूतियों के निवेश में कमा सकता है या अन्य किसी जोखिम रहित विकल्पों का विनियोग कर सकता है। प्रत्येक सप्ताह आवश्यकता अनुसार अपनी नकदी के परिवर्तन कर लेन देन में काम ले सकता है। थैंक यू वेरी मच।